हमारी भी भाषाएं भी हैं। तो एक तो वो अपने समय समाज को मुखर कर रहा होता है, ध्वनि दे रहा होता है, वो दृश्यात्मक कर रहा होता है, बिंब दिखा रहा होता है साहित्य में, और एक वो तत्कालीन समय और समाज और देश काल, उस समय का समाज, उस समय का समय, राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां, इनको भी प्रेमचंद बहाने से कर्मभूमि में आपको दिखा रहे हैं। प्रेमचंद के लिए बहुत बड़ी बात कही जाती है बेटा, जो कि वही उन्हें वैश्विक साहित्यकार बनाता है, वैश्विक कहानीकार उपन्यासकार। और कहानीकार उपन्यासकार न कहना चाहो तो एक में ही बात कर दो कि प्रेमचंद ग्लोबल कथाकार है, वैश्विक कथाकार हैं। उसका कारण ये है कि आज से 100 वर्ष बाद भी जो समस्याएं इस समाज में उभर कर सामने आएंगी, अपना बड़ा रूप ले लेंगी, प्रेमचंद आज ही देख रहे थे। यानी आज से 100 साल पहले प्रेमचंद वो सारी चीजें देख रहे थे जिसे हम तुम आज विकराल रूप में भोग रहे हैं, भुगत रहे हैं। पूजा, श्रृंखला, निकिता, प्रियंका, बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए साहित्यकार को अपने युग और समय और समाज को रचने वाला भी कहते हैं, और अपने आगे की देखने वाला, युग दृष्टा, वो अपने समय से आगे की देख रहा होता है, इसीलिए उसे दूरदर्शी कहते हो, तुम दूरदृष्टा कहते हो। और प्रेमचंद की ये खूबियां उन्हें बड़ा कथाकार बनाती हैं। बेटा, प्रेमचंद ने अपने युगीन परिस्थितियों को, उस युग, समय और समाज की समस्याओं को तो कर्मभूमि में ढाला ही है, लेकिन देश काल जो है बेटा, प्रायः किसी भी बड़ी रचना में इसलिए झलकता है कि पाठक, श्रोता, सहृदय समाज उस समय के समाज से कनेक्ट कर सके अपने को। उस समय कैसी लोगों की सोच थी, रीति रिवाज क्या थे, रहन सहन कैसा था, उनका परिवेश कैसा था, परिवेश मतलब वातावरण आसपास, तो वो किन चीजों से घिरे थे, किन समस्याओं से घिरे थे, उन सारी परिस्थितियों, घटनाओं, समस्याओं को तुम आज बैठे 1932 की परिस्थितियों, समस्याओं को तुम आज बैठे आकलन कर रहे हो। गॉट इट? इसलिए तुम्हें वातावरण जानना, परिवेश जानना जरूरी है। साथियों, 20वीं शताब्दी के पहला दशक जो शुरुआत थी, उस समय हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, ये जल्दी जल्दी बदल रही थी। मैंने एक तस्वीर के बाद तुरंत दूसरी तस्वीर, दूसरा दृश्य बदल रहा था। तो मानव जीवन, मतलब हमारा और तुम्हारा, हमारे बाप दादा का जीवन, उनके बाप दादा का जीवन, 1932 की बात कर रही हूं मैं, जिन समस्याओं से घिरा था, और उस समय समाज की जैसी मानसिकता थी, वो आपकी बड़े रचनाओं में, बड़े रचना मतलब केवल आकार में बड़ा रचना नहीं होता, कालजयी जो होता है, जिसे सदियों तक याद किया जाए, जो प्रासंगिक रह जाए, जिसकी समस्याएं आज भी तुम बैठकर गिनाओ तो तुम्हें लगे कि आज तो ये समस्याएं आज भी हैं और अधिक विकराल रूप में हैं, उनको बड़ी रचना मैं कहती हूँ, जो कालजयी रचना होती है, रूप और आकार में बड़ी रचनाएं नहीं। तो बेटा, उन समस्याओं की ध्वनियां अगर आज भी मौजूद हैं और अधिक विकराल रूप में और अधिक बड़े रूप में मौजूद हैं, तो फिर ये प्रेमचंद की सार्थकता है कि उन्होंने जो 1932 में समय और समाज देखा, जो वातावरण खींचा अपने कर्मभूमि उपन्यास में, जो परिवेश दिखाया, वो आज भी झलक रही है, वो आज भी कंटेम्पररी है, सजीव है, आपको स्वाभाविक सी लगती है, सामने घटती सी दिखती है ना? गॉट इट? ये समझ रहे हो ना हम देश काल वातावरण क्यों कर रहे हैं? इस समय राजनीतिक परिस्थितियां जैसी थी कि राष्ट्रीयता एक ऐसा तत्व था, राष्ट्र की भावना आ चुकी थी, देश की भावना आ चुकी थी, पुनर्जागरण हो चुका था, याद करो सब कुछ। तो उस सबको सूक्ष्मता से समाज भी स्पंदित कर रहा था, समझ रहा था। यानी अदना से अदना पढ़ा लिखा वर्ग है या अनपढ़ है, सर्वहारा वर्ग है, दोनों ही अपनी भीतरी दृष्टि से अपने समाज का स्पंदन महसूस कर रहे थे, समाज की धड़कन महसूस कर रहे थे। और उस समय इतनी समझ थी बेटा, बल्कि मैं तो कहूंगी कि पढ़ाई लिखाई से राजनीतिक समझ नहीं आती, किताबें पढ़ने से राजनीतिक समझ नहीं आती, ज्यादा सचेत रहने, सक्रिय रहने, अपने आसपास के बारे में जो जितना सचेत रहता है उसको राजनीतिक समझ आती है। तो वो सभी सजीव रूप से, चाहे वो ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण लोग हैं, और चाहे शैक्षिक समुदाय है,
अब इस उपन्यास में आप देखेंगे ना, हर तरह के पात्र और चरित्र हैं, वे सभी बड़े स्वाभाविक रूप से अपनी अंतर्दृष्टि से अपने तत्कालीन परिस्थितियों से जुड़े हुए हैं। बेटा प्रेमचंद के हर उपन्यास में, रंगभूमि भी ऐसा ही उपन्यास है, रंगभूमि हो चाहे कर्मभूमि हो, राष्ट्रीय चेतना प्रमुख स्वर लिए हुए होती है। परिवेश की बात कर रही हूँ, कर्मभूमि के देश काल वातावरण की बात कर रही हूँ। राष्ट्रीय चेतना या राष्ट्र की भावना या संगठन की शक्ति, हम मिलजुल कर रहें तो कैसा कर सकते हैं, हम एक सूत्रित रहें तो कैसा कर सकते हैं। ये देश भावना, ये राष्ट्र भावना और समाज को जोड़कर चलें, समाज संगठित हो, हम एक साथ हो, सबको समान अधिकार हो, ये प्रेमचंद के विचार हैं, अपने व्यक्तिगत विचार हैं, और वे इनके चाहे रंगभूमि उपन्यास हो या कर्मभूमि उपन्यास हो, दोनों में ही ये बड़े मजबूती से दिखाई देती है। मेरी बात पहुंच रही है? बात समझ में आ रही बेटा? यस मैम। थोड़ा सा रिस्पॉन्ड किया करो बच्चे, एकदम अकेले बोला नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। तो कर्मभूमि जो है प्रेमचंद का भले ही सामाजिक उपन्यास है, लेकिन वो तत्कालीन जमींदारी व्यवस्था हो, सामंती व्यवस्था हो, किसानी समस्या हो, राजनीतिक परिस्थितियों की उथल पुथल हो, आर्थिक दशा हो, सबको उद्घाटित करती है। कहने को एक सामाजिक उपन्यास है, लेकिन उस समय का स्वतंत्रता संग्राम भी इसमें दिखाई देता है, चरम उत्कर्ष पे था। जनता की भागीदारी दिखाई दे रही थी, जनता पुलिस का अत्याचार सह रही थी, लेकिन जनता एक सूत्रित हो रही थी, जनता जाग रही थी और समझ रही थी कि जब हम एकजुट हो जाएंगे, हाँ से हिंदू म से मुसलमान हम हो जाएगा, तो हम स्वदेशी क्या विदेशी ताकतों को भी खदेड़ने में सफल होंगे। इसलिए अमानवीय अत्याचार हो या ब्रिटिश शासन की जो कूटनीतियां हैं उनका विरोध हो, विदेशी शिक्षा का विरोध हो, ये सब के प्रति जनता जागरूक हो रही थी। बेटा ये जागरूकता जो है, यही हमारा परिवेश है, वातावरण है। बल्कि मैं तो ये तक कहूंगी कि तब हम जितने एकत्रित हुए थे, संगठित हुए थे, जागरूक हुए थे, आज भी नहीं है। आज हम कमने लगा है वो, आज वो घटने लगा है हमारे बीच से, वो संगठन की शक्ति हमारे बीच से घटने लगी है। तो पहले तो यही कहोगी तुम कि भले ही ये सामाजिक उपन्यास है, लेकिन सामाजिकता ही इसका वातावरण नहीं है, यहाँ राजनीति भी है, धर्म भी है, समाज तो है ही, आर्थिक स्थितियों के बारे में भी बहुत विस्तार से प्रेमचंद बताते चलते हैं। आगे बढ़ती हूँ। जनता की भागीदारी, प्रेमचंद हमेशा से चाहते थे कि नेतृत्व कोई भी करे, लेकिन जन आंदोलन होने चाहिए, माने जनता की भागीदारी होनी चाहिए, जनता जगी हुई हो और अन्याय, अनीति, अत्याचार का विरोध करने लायक हो। तो ये परिवेश ही गढ़ता है बेटा। देखो, एक वेश होता है, वेशभूषा कहते हो तुम वस्त्र, और ये आपका आसपास होता है, उसे वातावरण कहते हो, परिवेश कहते हो। जो हमारे आसपास घट रहा है वो हमारा परिवेश है। तो मनुष्यता अगर शर्मिंदा है, हमें धर्म के नाम पर, समुदाय के नाम पर, जात जमात के नाम पर बांटा और तोड़ा जा रहा है, तो मनुष्यता शर्मिंदा है। या दिन दहाड़े हमारी स्त्रियों के साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो मनुष्यता शर्मिंदा है। तो ऐसी शर्मिंदा मनुष्यता पर भी प्रेमचंद कलम चलाते हैं। इन परिस्थितियों को प्रेमचंद केवल बड़ी सूक्ष्मता से देखते ही नहीं है बेटा, बल्कि देखकर उस अत्याचार के विरोध में, विद्रोह में वे कलम उठाते हैं। इन्हीं परिस्थितियों को उन्होंने 1932, 33 और आगे तक पूरे साल भर ये लिखा जाता रहा, रचा जाता रहा। कर्मभूमि नामक उपन्यास की रचना उन्होंने 32 से 33 के बीच में की। इस विशाल कृति में बड़ा रूपाकार है बेटा, केवल एक नायक नायिका नहीं है। नायक नायिका के इर्द गिर्द बहुत सारे पात्र चरित्र हैं जो नायक नायिका को उत्थान देते हैं, बढ़ावा देते हैं, विकास करते हैं। इस पूरी वृहद कृति में, इस बड़ी रचना में उन्होंने उस समय की धार्मिक कुरीतियों, धार्मिक पाखंडों, याद रखना इनको टिप्स पर तुम्हें याद होना चाहिए, उस समय की आर्थिक कमजोरी जो है, आर्थिक पराजय जो है, आर्थिक हीनता जो है, और राजनीतिक सामाजिक समस्याओं को एक नया जामा पहनाया, एक नया रूप दिया, एक नया स्वर दिया। और आप आज इतने वर्षों बाद भी कर्मभूमि पढ़ रहे हैं तो आपको वह उतना ही यथार्थ परक लग रहा है। लग रहा है ना वास्तविक, कहीं से नहीं लग रहा ना कि ये कल्पना पर रची हुई रचना है। वास्तविकता इसकी बरकरार है। ये किसी बड़े साहित्यकार की खूबी होती है
है, एक वैश्विक कथाकार की खूबी होती है कि इसकी प्रामाणिकता ज्यों की त्यों बनी हुई है। साथियों, यही इसी मायने में कर्मभूमि उत्कृष्ट रचना तो है ही, अपने युगीन परिवेश को, अपने तत्कालीन वातावरण को, और न केवल तत्कालीन, उसको आज से जोड़ते हैं हम, उस समय के समय और समाज को प्रेमचंद बहुत उत्कृष्ट ढंग से उजागर करते हैं, सजीव करते हैं। आगे बढ़ती हूँ। प्रेमचंद की दृष्टि बेटा मुख्य रूप से केवल राजनीतिक समस्याओं का उठाना नहीं था। वो उस समय देश को ध्यान से देख रहे थे। देश परतंत्र क्यों है, देश पराजय में क्यों है, देश संगठित क्यों नहीं होता। देश की भावना जो है ना बेटा, ये किसी राजनीतिक दल की भावना नहीं होती। देश बड़ा होता है हर दल से, हर समूह से, हर समुदाय से। याद रखना बच्चों, आने वाले समय के तुम भी भावी नेता हो, और तुम्हें इस बात को समझना चाहिए कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल देश नहीं होता। देश आपके मन से, आपके संगठन से, गणतंत्र और जनगण मन, यानी जन का मन जिसमें उद्घाटित हो, वो देश होता है। याद रखना, जन महत्वपूर्ण है जहां, वहां देश है। तो राजनीतिक आंदोलनों को भी उन्होंने दिखाया, उस समय की राजनीतिक घटनाओं को, समस्याओं को तो उभारा ही है, लेकिन उस समय जो छोटी मोटी छूत अछूत की भावना थी, जमींदार किसान की भावना थी, सूदखोरी थी, एक स्ट्रगल था, सोशल स्ट्रगल जो है, कास्ट स्ट्रगल जो है, जाति का स्ट्रगल, सामाजिक वर्ग भेद का जो स्ट्रगल है, या उस समय जो सूदखोरी चल रही थी, सामंती व्यवस्था चल रही थी, इन सारी विषयों को कुछ भी छूटने नहीं पाया कर्मभूमि में। कर्मभूमि इसलिए भी जरूरी महत्वपूर्ण उपन्यास है बेटा, और आप उसे पढ़ रहे हैं अपने पाठ्यक्रम में, क्योंकि वह केवल राजनीतिक दृष्टि से नहीं, चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे समाज हो, और चाहे छूत अछूत हो, जात पात हो, सामंती जमींदारी प्रथा हो, किसान संघर्ष हो। किसान संघर्ष का कितना विराट रूप आपने अब देखा जाकर, लेकिन किसान की समस्या को प्रेमचंद तभी भांप गए थे, जान गए थे कि जो अन्नदाता है वो कितना अभावग्रस्त है। उस भाव को प्रेमचंद ने कब पकड़ा था, और आज भी हम उसको ज्यों कहते हैं बल्कि और विकराल रूप में देखते हैं। आप जब कथ्य की चर्चा कर रहे थे तो आप कथ्य में जान रहे थे कि लेखक जब खुद सचेत होता है, जब सामाजिक प्रश्नों को उठाता है, जब अपने से पूर्व काल की और अपने समय की उथल पुथल को अपनी रचना में पकड़ने की कोशिश करता है, तो वो नई क्रांति लाता है। एक नए समाज का गठन करना चाहता है, जहां सब बराबर हो, जहां स्त्रियां नेतृत्व करती हुई दिखाई दे, जहां स्त्रियां मुखर बेजुबान न हो, वो इतनी कमजोर नहीं है कि अपने लिए लड़ न सके। इसने 19 सा अदना पात्र और चरित्र को लड़ाते हुए दिखाते हैं प्रेमचंद, और यही, और चाहे वो सुखदा है जो ठसक से नेतृत्व करती है, और चाहे मुन्नी है जो बेजुबान होकर चुपचाप नहीं सहती। सारी स्त्रियां जो हैं वो चेतना की लहर लेकर आती हैं, क्रांति की लहर लेकर आती हैं, और प्रेमचंद को यही वरेण्य है। प्रेमचंद यही आपसे चाहते थे कि पाठक समुदाय जब इसे पढ़े, श्रोता समुदाय, सहृदय समुदाय जब इससे जुड़े, तो इसे इस ढंग से देखे। फिर छोटे छोटे कस्बों की क्रांति हो, गांव की क्रांति हो, नगर की क्रांति हो, और उसको विराट फलक पर देश की क्रांति से जोड़ना, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ना, ये प्रेमचंद जैसा विराट साहित्यकार ही कर सकता है। मैं ऑडिबल हूँ मुस्कान शिवानी? यस मैम। मेरी बात पहुंच रही है ना? तो चाहे सामाजिक विषमता है, चाहे धार्मिक पाखंड है जिसमें तुम छूत अछूत की बात करोगे, जिसमें मंदिर की बात करोगे, मंदिर में उनका प्रवेश निषेध बात करोगे, चाहे तमाम सामाजिक विषमताएं हैं, राजनीतिक क्रांति है, समाज में उथल पुथल, समाज के बदलाव की बात कर रहे हैं प्रेमचंद। ये सारी घटनाएं किस ओर आपको लेकर जाती हैं? क्रांति की ओर, आंदोलन की ओर। तो एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं प्रेमचंद कर्मभूमि के माध्यम से। आप देखेंगे पूरे उपन्यास में कभी हड़ताल हो रहा है, तो कभी विदेशी नीतियों का दमन किया जा रहा है, तो कभी मंदिरों में अछूतों का प्रवेश कराने की बात हो रही है, तो कभी महंत जी के धार्मिक पाखंड को उजागर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं एक गजब की राजनीतिक जागृति आ रही है, सब जागरूक हो रहे हैं, पढ़ा क्या अनपढ़ क्या सब जागृति में शामिल है। और सरकारी नीतियां कितनी क्रूर हैं, हिंसक हैं, अमानवीय हैं, इसकी नजर सोचो हमारे जो छोटे तबका का है, जिसको कहते हैं कि क्या तर्क नहीं कर सकता, मुखर नहीं होता, वो भी सरकारी दमन को समझ रहा है।
इन सारे छोटे 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 विषयों को ले जाकर एक बड़े विषय के साथ प्रेमचंद जोड़ देते हैं। वो क्या है? राजनीतिक राष्ट्रीय आंदोलन, राजनीतिक जागृति, राजनीतिक क्रांति और आंदोलन, जिसके साथ प्रेमचंद आपको इन छोटी छोटी हड़तालों, छोटी छोटी जो हिंसा की घटनाएं हैं, ये सब क्रांति में तब्दील हो जाती है कर्मभूमि उपन्यास में। कर्मभूमि कई मायनों में सफल है। लेखक की कुशलता के बारे में हम बार बार बात करते रहे, चाहे वो पात्रों चरित्रों की बात कर रहे थे या कथानक की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें मूल स्वर क्या है, मूल चेतना क्या है, इसको पढ़कर हमारे हाथ हासिल क्या लगेगा, इस वातावरण, इस परिवेश से हमारे भीतर का वातावरण कैसे बदलेगा। याद रखना बेटा, वातावरण केवल बाहरी नहीं होता। प्रकृति जब हम कहते हैं ना बेटा, प्रकृति को याद रखना, नेचर दोनों रूपों में आती है। एक नेचर जो तुम्हारे बाहर पसरी है और एक नेचर, उसका नेचर ही खराब है। नेचर खराब है मतलब स्वभाव, आंतरिक गुण। तो वातावरण भी बिना अंदर के बाहर नहीं होता। जो कुछ बाहर है बेटा, उसी के माध्यम से भीतर को बदलना होता है। मनीषा, सृष्टि, साक्षी, मेरा मीनिंगफुल मैसेज पहुंच रहा है कि वातावरण केवल बाहर नहीं होता, परिवेश केवल बाहर नहीं होता, प्रकृति केवल बाहर नहीं होती, नेचर केवल बाहर नहीं होता, भीतर के नेचर को बदलना होता है। और ये प्रेमचंद ने कर्मभूमि उपन्यास में बड़ी सफलता से काम किया है। क्या किया उन्होंने हमारे भीतर देशभक्ति की, राष्ट्रभक्ति की, समाज भक्ति की, अछूतोद्धार की, शिक्षा की जागृति, महिलाओं के नेतृत्व की, ये मूल चेतना के रूप में हमारे भीतर इंजेक्ट कर दिया, पिरो दिया है। देश सेवा की भावना हमारे भीतर इंजेक्ट कर दिया और ये मूल चेतना के रूप में बाहरी वातावरण से हमारे भीतरी वातावरण को, हमारे भीतरी नेचर को उन्होंने बदला। जो बात में पहुंचाना चाह रही थी पहुंची, और सरल करूं, इसे रिपीट करूं। बेटा ये बाहर जो कुछ भी प्रेमचंद रच रहे थे, इस अपने उपन्यास के माध्यम से हमारे भीतर को बदलना चाहते थे। हमारे भीतर देश सेवा की, राष्ट्र सेवा की, समाज सेवा की भावना भरना चाहते थे। स्त्रियों के प्रति हमारे मन में सम्मान हो, आदर हो, स्त्रियां नेतृत्व करती हुई और साथ साथ सहयात्री होकर चले, सहचर होकर चले, अनुगामिनी होकर नहीं, पीछे न चले। तो उस क्रांति की लहर को, उस आंदोलन को उठाने का काम प्रेमचंद अगर कर रहे थे, तो दरअसल हमारे हृदय को, हमारे भीतर को बदलना चाह रहे थे। अब बात पहुंची, आगे बढ़ो। यस मैम। अब हमारे इस उपन्यास का कर्मभूमि का नायक हो या नायिका, दोनों ही सूत्रधार हैं। सूत्रधार किसे कहते हो बाबू? जो श्रृंखला की हर कड़ी को थामे हुए आगे बढ़ता जाए, जो आसपास की घटनाओं को बताता दिखाता जाए। ये अमरकांत और सुखदा ने बहुत अच्छे से काम किया है। दोनों ने क्रांति की, जन चेतना की, जन आंदोलन की के सूत्रधार के रूप में भूमिका निभाई है। सूत्रधार वही होता है बेटा, कोई नाटक हो, कोई मंचन हो, कोई सिनेमा हो, जो ये भूमिका निभाए कि हर घटना, हर परिस्थिति, हर पात्र से तुम्हारा परिचय करवाए, तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दे। वो काम अमरकांत और सुखदा ने किया है। और दूसरे पात्र भी जो हैं, जो अमरकांत और सुखदा से जुड़े हैं, चाहे वो सलीम है, चाहे डॉक्टर शांति कुमार है, चाहे मुन्नी है, सकीना है, वे सब भी अपनी किसी न किसी छोटी मोटी भूमिका में सामाजिक जागृति की ही बात कर रहे हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, हर शब्द को नोट करोगे बेटा। किसी न किसी रूप में अन्य पात्र और चरित्र भी वातावरण को दिखाते हुए वातावरण को बदलने की बात करते हैं, और उनकी भूमिका, उनका योगदान इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वे सब सामूहिक क्रांति में भरोसा करते हैं। बेटा अकेला चना क्या भाड़ फोड़ेगा, एक एक हम रहेंगे तो, बिखरे हुए अगर हम रहेंगे तो हमें तोड़ना बड़ा आसान है। किसी भी मामले में जानना इस बात को, कोई भी जीवन का कोई भी मसला हो, कोई भी समस्या हो, अगर हम इकलौते रहे, अकेले रहे, तोड़ दिए जाएंगे। लेकिन अगर हमारी सामूहिक चेतना बनी रही, टीम एफर्ट रहा, हम एक साथ संगठित होकर आगे बढ़ते रहे और एक साथ उस क्रांति का स्वर और उस चेतना को, उस लहर को आगे बढ़ाते रहे, तो ये सामूहिक क्रांति ही विजय का कारण बनेगी, सफलता का कारण बनेगी।
उसी रूप में प्रेमचंद अपने अन्य पात्रों से भी, सुखदा और केवल अमरकांत की बात नहीं कर रही हूं मैं, तमाम अन्य पात्र चरित्र भी इस चेतना को, इस क्रांति को आगे बढ़ाने में, सामूहिक क्रांति को आगे बढ़ाने में, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन लाने में, इस जरूरी फेरबदल लाने में, लोगों के दिल और दिमाग में बदलाव लाने में, फेरबदल लाने में जरूरी भूमिका निभा रहे हैं। बेटा प्रेमचंद की ये मान्यता थी, खुद भी वे मानते थे, ये विचारधारा थी उनकी, कि जो राजनीतिक आंदोलन है वे सफल तभी होगा जब समाज सुधरेगा, समाज की मानसिकता सुधरेगी, जिसे तुम सोसाइटी कहते हो। समाज की मानसिकता सुधरेगी, परिवार सुधरेंगे, और परिवार में लोगों का चाल चलन, एक दूसरे से बोल बर्ताव, व्यवहार सुधरेगा। तो सामाजिक जागृति बिना लाए, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, जब तक ये जागृति नहीं आएगी, जब तक धार्मिक पाखंड को नहीं तोड़ोगे तुम, परंपराओं रूढ़ियों को नहीं तोड़ोगे तुम, जब तक सामाजिक कुरीतियां तुम्हारे बीच बनी रहेंगी, कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो सकेगा, कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं हो सकेगा। याद करना साथियों, इस समय तुम सोशल मीडिया के दौर में हो, और मीडिया का चौथा चरण इसे कहते हैं हम, कहते हैं कि हम लोकतांत्रिक देश हैं और वगैरह वगैरह, हमें सब तरह का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, हम जो कुछ बोल सुन सकते हैं। याद करके मुझे बताना, 17-18 साल की तुम हो गई हो, कोई जन आंदोलन तुमने देखा हो? छिटपुट आंदोलन जैसे किसान आंदोलन के तुम साक्षी रहे हो, है ना? या जब भी लड़कियों पर यौन शोषण हुआ, यौन बलात्कार, अत्याचार हुआ, तो सोशल मीडिया एक साथ सक्रिय हो गई, संगठित हो गई। लेकिन बड़े आंदोलन, उस स्तर के आंदोलन जो पूरी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दशा में सुधार ला दे, देशव्यापी आंदोलन, तुमने देखा क्या? क्योंकि नेतृत्व की कमी है, क्योंकि संगठन शक्ति की कमी है, क्योंकि हम बिखरे बिखरे लड़ रहे हैं, क्योंकि हम टूट कर अलग अलग। क्या मुझसे असहमति है किसी की? तो बताए, और है तो कारण भी बताए। असहमत विद्यार्थी मुझे हमेशा अच्छे लगते हैं, जो हाँ ना करें, लेकिन वो उसके रीजन बताएं कि क्यों असहमत है। क्या कोई बड़ा जन आंदोलन हो पाया? क्या गांधी जैसा कोई विराट व्यक्तित्व फिर हो पाया? क्या कोई ऐसा बड़ा नेतृत्व हो पाया जो निर्विकल्प हो, जिसका कोई दूसरा ऑप्शन ना हो? ऐसा नहीं हो पाया, जबकि हम सूचना और क्रांति के चौथे दौर में हैं। हम सब तरह से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। पूजा, मनीषा, सृष्टि, सुधा, यस मैम। से क्यों लग रहे हो बेटा? पार्टिसिपेट करो। नो मैम। तो कर्मभूमि उपन्यास में बेटा इस जो बड़े फेरबदल की मंशा थी प्रेमचंद की, कि ये बड़ा फेरबदल तो तभी आता है जब हर स्तर पर, हर स्कूल, कॉलेज, हर गांव, शहर, कस्बे में अमरकांत, सुखदा, मुन्नी, सकीना पाए जाएं। और भी पात्र चरित्र, मैंने सलीम को कैसे बोल सकते हैं, सबके नाम लेती हूं मैं, कि ये पाए जाएं, फिर ये संगठित हों, फिर ये सामूहिक विचार और सामूहिक क्रांति और सामूहिक जागृति लाएं, उस चेतना की लहर को आगे बढ़ाएं। पर इस नेतृत्व की कमी आज हमें बहुत साफ दिखाई देती है। किसान आंदोलन भी जिस तरह से रुका और जिस तरह से उसे रोका गया, मतलब मेरी तो खैर बहुत सारी असहमतियां हैं, पर ये सच है, अब तुम भी सुबुद्ध हो, अब सयाने हो, और तुम इस पर चर्चा कर सकते हो कि ये ऐसे जन आंदोलन कुशल नेतृत्व के अभाव में नहीं हो पाते, आगे बढ़ नहीं पाते, और हम कभी एक राय, एक मत नहीं होते, संगठित नहीं होते। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नो मैम। छोटी मोटी चीख चिल्लाहट होती है, धरना प्रदर्शन होता है, जुलूस हड़ताल निकलते हैं, लेकिन फिर होता क्या है? उसके कोई परिणाम या कुछ देशव्यापी, जिसको कहते हैं, पूरे देश में फैल जाए वो लहर। तो इन सारे विचारों का देशकाल वातावरण के रूप में कर्मभूमि में सफल अंकन हुआ है, चित्रांकन हुआ है, जो भी तुम कहना चाहो। और यहाँ ये भी कहना बहुत जरूरी होगा बेटा कि कर्मभूमि के सारे संदर्भ बड़े सजीव, बड़े जीवित से हैं। माने आपको ऐसा लगता है कि आप उस जमाने में पहुंच गए हो,
आप इतने लंबे अरसे बाद कर्मभूमि नहीं पढ़ रहे हो, बल्कि उस समय अमरकांत, सुखदा, मुन्नी, सकीना, सलीम के साथ साथ गुजर रहे हो। ये प्रेम किसी भी बड़े कथाकार की खूबी होती है। देखो बेटा, जिस समय वो लिख रहे थे उस समय हमारा समाज बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा था। जब मैं समस्या पर बात करूंगी तो मैं चूंकि प्रेमचंद की कर्मभूमि में एक समस्या मूलक उपन्यास है, इस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। कई दफा ऐसा सवाल भी पूछ लिया जाता है, इतनी सारी समस्याओं को प्रेमचंद पिरोते हैं और कहीं बिखराव नहीं आता बेटा। कहीं ऐसा नहीं लगता कि सिंगल ओरिएंटेड कोई एक मूल समस्या को लेकर लिखा गया उपन्यास है। बहुत सारी छुटपुट बड़ी समस्या के साथ छोटी मोटी समस्याएं भी प्रेमचंद एक साथ उसके उदाहरण देते जाते हैं, उन घटनाओं परिस्थितियों को रखते जाते हैं, पर कहीं भी तुम्हारा मन उबने नहीं पाता, कहीं भी तुम बिखराव नहीं पाते हो। वो सब एक दूसरे में इतने गुथे हुए दिखाई देते हैं। फिर चाहे धर्म हो, चाहे समाज हो, चाहे राजनीति हो, सबको प्रेमचंद ने सबसे जुड़ी हुई समस्याओं को न केवल उद्घाटित किया है बेटा, बल्कि आपके विचारों को उबाल दिया है, आपके विचारों को खौलाते हैं और किसी इस समस्या से लड़ने जूझने के लायक बनाते हैं और फिर चाहते हैं कि सॉल्यूशन की ओर बढ़े, इन सारी समस्याओं से मुक्ति पाने का उपाय भी बताएं, आप उनके साथ सहभागी हो जाए। तो प्रेमचंद इतिहास की बड़ी अच्छी समझ रखते हैं। उस समय के चाहे वो असहयोग आंदोलन चल रहा था, इसी पृष्ठभूमि पर ये उपन्यास लिखा गया था। तत्कालीन जो समय और समाज और राजनीति में हो रहा था उसकी दशा पर लिखा गया था। उस समय राष्ट्रीय जागरण और संघर्ष की बात हो रही थी। स्वतंत्रता पाने के लिए लोगों में एक गजब की उत्तेजना थी, बड़ी बेचैनी थी। तो देश का भविष्य कैसा होगा, हम आने वाले अपने समय और समाज को किस तरह का देखना चाहते हैं, देश का भविष्य कैसा हो, ये हम बैठ कर रच रहे थे, जनता उसमें सहभागी हो रही थी। इसलिए उस समय की जागृति, उस समय की चेतना, उस समय का आंदोलन है जो आज हम तुम अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित पाते हैं। बहुत सा सुरक्षित तो नहीं पाते, लेकिन वो तो हमारी कमियां है ना बेटा कि हम उस एकता को और उस संगठन शक्ति को बढ़ाकर नहीं रखे, बनाकर नहीं रखे। लेकिन समाज की सोच को, समाज के जीवन स्तर को, उस समय फैली रूढ़ियों से समाज को मुक्त करके वे आपको एक प्रगतिशील समाज देना चाहते थे, प्रोग्रेसिव माइंड, प्रोग्रेसिव सोसाइटी। और प्रगतिशील समाज आप समझ रहे हैं बेटा कि जिनकी सोच प्रगतिशील हो, जो एक साथ होकर, एक जैसा होकर और व्यवहार हो, हर तरह के अधिकार हो तो एक जैसे हो, हर व्यक्ति मननशील होने के नाते, मनुष्य होने के नाते एक जैसे साधन और सुविधा पाए। ऐसे समाज की कल्पना हम कर रहे थे, या प्रेमचंद कर रहे थे, गांधी कर रहे थे तो प्रेमचंद कर रहे थे और अमरकांत भी कर रहा था। तो भारतीय जनता के प्रतिनिधियों का आज अभाव है, ये मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ। हमारी अगुवाई करने वालों की कमी है संसद में। मैं सुनाई दे रही हूँ अर्चना, आसमीन, शिवानी? यस मैम। तो इस समय यही वजह है कि व्यापक जन आंदोलन नहीं हो रहे, यही वजह है कि कोई सामाजिक परिवर्तन नहीं हो रहा, कोई राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो रहा, फेरबदल नहीं हो रहा, और दिनों दिन हम धर्म में, समुदाय में, समूह में, संप्रदाय में फिर से विखंडित हो रहे हैं। तो मुझसे सहमत हो, असहमत हो, बिल्कुल साफ कह सकते हो, लेकिन ये मेरी राय बनी है कि हम फिर से लगातार बिखर रहे हैं और टूट रहे हैं। हमारी जुबान एक नहीं हो रही है। हमको हमारी पीड़ा समझने वाले लोग तो मिलते हैं, लेकिन हम जुबान हमारे नहीं मिलते। हमारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर उस पीड़ा को स्वर देने वाले हमारे नेतृत्व हमें दिखाई नहीं देते आसपास। तो यही कुल मिलाकर आज हम प्रेमचंद की कर्मभूमि के वातावरण और देशकाल समाज को देखते हैं। मेरी ओर से अपनी बात खत्म हुई बेटा। तुम में से कोई कुछ जोड़ना चाहे, कुछ बताना चाहे, कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है तो स्वागत है।